हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इतिहास क्लास 10th, जिसका कि पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमने यह चैप्टर पिछली वीडियो में भी कुछ किया था। अब हम इस चैप्टर को कुछ और आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कि यूरोप में किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कुलीन वर्ग के बारे में, मध्य वर्ग के बारे में, उदारवादी के बारे में, फिर रूढ़िवादी के बारे में भी पढ़ेंगे। यूनान में क्रांति कैसे हुई और कैसे रोमानीवाद ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में सहयोग दिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? एक सामूहिक पहचान का होना, एकता का होना, आप एक जैसा अतीत होना या एक सामान्य उद्देश्य होना। लेकिन यदि हम 18वीं शताब्दी के नक्शे में यूरोप को देखें तो हम जो आज जैसे हम जर्मनी जानते हैं, स्विट्ज़रलैंड जानते हैं, इटली एक संघ के रूप में जानते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो राज्य बांटा हुआ था राजशाहियों में, डचियों में, कैंटनों में, तो इनमें कैसे बांटा हुआ था? ना तो एक सामूहिक पहचान थी, ना एक जैसी मुद्रा थी, ना समान संस्कृति थी, ना लोगों के बीच में आपस में प्यार था। सब एक दूसरे को अलग अलग ही मानते थे, अलग अलग उनका झंडा था, सबका अलग एक प्रतीक था, सबकी भाषा भी अलग थी। सब अपने आप को सिर्फ अपने ही क्षेत्र से संबंधित मानते थे, किसी एक संघ के नीचे नहीं मानते थे अपने आप को। तो इतनी ज़्यादा विभिन्नताओं में एक राष्ट्र निर्माण होना, राष्ट्रवाद की भावना का पनपना, यह कैसे हुआ यूरोप में, इसके कारण को हम इसमें जानेंगे। तो हम एक वर्ग के बारे में जानेंगे आज, कुलीन वर्ग। वहाँ पर था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या है? कुलीन वर्ग वो अमीर वर्ग था यूरोपीय महाद्वीप का जिसके पास यूरोप की सबसे अधिक ज़मीनें थी, शहर में बड़ी बड़ी कोठियाँ थीं। वो आपस में एक दूसरे से वैवाहिक बंधनों से जुड़े हुए थे, फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे क्योंकि सबसे अमीर वर्ग था, तो ऐशो आराम की ज़िंदगी वो व्यतीत करते थे। लेकिन समाज का कुछ हिस्सा थोड़े से संख्या में थे कुलीन वर्ग, और कुलीन वर्ग का विपरीत था श्रमिक वर्ग। ना तो उनके पास ज़मीन थी, ना उनके पास पैसा था, खेती वो करते थे, मालिक कुलीन वर्ग हुआ करते थे। संख्या में सबसे अधिक श्रमिक वर्ग हुआ करता था। तो कुलीन वर्ग और श्रमिक वर्ग के मध्य में एक वर्ग का उदय हुआ जिसे हम क्या कहते हैं? नया मध्य वर्ग। नया मध्य वर्ग है क्या? नया मध्य वर्ग वो वर्ग है, इसको हम शिक्षित वर्ग भी कहते हैं। शिक्षित वर्ग यानी इसके अंदर शिक्षक भी आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे, वकील भी आएंगे। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसके विचार बदलते हैं। तो जो ये मध्य वर्ग था इसने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। जो देश में पुराने नियम लागू थे उनको उनके अंदर बदलाव करना चाहा। तो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने वाला वर्ग कौन हुआ? मध्य वर्ग। तो उसके बाद देखते हैं हम उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद है क्या? उदारवादी राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद अगर जिसके बिल्कुल पास था वो था उदारवादियों के। उदारवाद किस शब्द से बना है? लिबरिज्म से, और जो लातिनी भाषा के शब्द लिबर से बना है। लिबर का अर्थ क्या है? आज़ाद। तो उदारवाद राष्ट्रवाद यानी जो मध्य वर्ग था उदारवाद को किस मायने में देखता था? आज़ादी के रूप में देखता था। वो मानता था कि उदारवादी का मतलब क्या है? आज़ादी, कानून के समक्ष समानता। इसलिए उदारवादियों ने किस चीज़ को बढ़ावा दिया? राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा दिया। एक फिर आता है आर्थिक उदारवाद। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय देश एक संघ के रूप में नहीं हुआ करते थे, यूरोपीय महाद्वीप में अलग अलग भागों में बंटे हुआ करते थे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जर्मनी का। जर्मनी 39 संघों में बंटा हुआ था।
जैसे भारत है, भारत 28 राज्यों में बंटा हुआ है, वैसे ही जर्मनी था। लेकिन भारत का एक अपना एक झंडा है, एक सामूहिक पहचान है। सब राज्य अपने अलग अलग नहीं हैं, एक शासक के अंडर आते हैं। परंतु जर्मनी में ऐसा नहीं था। उस समय जर्मनी में जितने भी संघ थे, जैसे 39 संघ थे, 39 राज्यों में बंटा हुआ था, तो उन 39 की अलग अलग पहचान थी, अपनी अलग अलग मुद्राएं थी। तो व्यापार करने में जब इतनी सारी मुद्राएं एक देश में होंगी तो व्यापार करने में बहुत मुश्किल आती है। अगर एक जगह से हम दूसरी जगह पर जाते हैं, सपोज करो भारत है, भारत की एक मुद्रा है, यदि बाहर से हम दूसरे देश में जाते हैं तो हमें वो कन्वर्ट करवानी पड़ती है। लेकिन अगर भारत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए, हमें तो कोई मुश्किल नहीं आती है। चाहे हम उत्तर से दक्षिण में चले जाएं, चाहे हम पूर्व से पश्चिम में चले जाएं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सब जगह रुपया चलता है। लेकिन जर्मनी में क्या था कि जितने संघ थे उतनी मुद्राएं थी। अब कोई एक संघ से या कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था तो उसको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। आयात निर्यात कर लगे हुए थे, एक जगह से जाने पर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, चुंगी देनी पड़ती थी, इतनी सारी विभिन्नताएं थी, आने जाने पर प्रॉब्लम थी, मुद्राएं इतनी थी, आर्थिक विनिमय में प्रॉब्लम थी। तो प्रसा की पहल पर क्या हुआ? प्रसा की पहल पर 1834 में एक शुल्क संघ का निर्माण किया गया। किस शुल्क संघ का निर्माण किया गया? जाल्वे राइन शुल्क संघ का निर्माण किया गया। इसके अंदर सबसे पहला काम किया गया कि जिन मुद्राओं की संख्या 30 से ऊपर थी उनको घटाकर 2 कर दिया गया। जो आयात निर्यात जो शुल्क देना पड़ता था उसको खत्म किया गया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रेलों की व्यवस्था की गई। यानी आर्थिक उदारवाद ने राष्ट्रवाद का निर्माण किया, उसको बढ़ावा दिया, क्योंकि जब इतनी मुद्राएं होंगी और उसको कम कर दिया जाएगा, रेलों का उपयोग किया जाएगा आयात निर्यात में, तो अपने आप राष्ट्र निर्माण की भावना या राष्ट्र निर्माण हो जाता है। उसके बाद हम उदारवाद का ही एक उल्टा आ जाता है, रूढ़िवाद। हमने पिछली वीडियो में नेपोलियन के बारे में पढ़ा था। नेपोलियन का अंत 1815 में हुआ था। नेपोलियन के अंत के बाद क्या आया? रूढ़िवाद आया। रूढ़िवाद क्या था? रूढ़िवाद परंपराओं को मानता था, पुरानी मान्यताओं को मानता था, समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को चाहता था, प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र चाहता था। जब रूढ़िवाद आया तो उसने सबसे पहला कार्य क्या किया कि जो ब्रूबो वंश, जो लुई 16वां था, वो जब राजतंत्र था, लुई 16वां था, वो मार दिया गया था। लेकिन जब रूढ़िवाद आया उसने दोबारा फिर ब्रूबो वंश को सत्ता में स्थापित कर दिया, राजतंत्र लागू कर दिया। जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, जैसे ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, उन्होंने 1815 में वियना में एक संधि की, जिसे हम वियना कांग्रेस भी बोलते हैं। वियना में 1815 में की गई वियना शांति संधि। अध्यक्ष था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। जो वियना कांग्रेस थी, इसका उद्देश्य, सबसे मेन उद्देश्य क्या था? राजतंत्र की बहाली करना, यानी राजतंत्र, सत्ता में राजतंत्र स्थापित करना। जो फ्रांस द्वारा विजित क्षेत्र थे उनको वापस लौटा दिया गया। फ्रांस की सीमाओं पर अन्य राज्यों को स्थापित किया गया ताकि फ्रांस अपनी सीमा दोबारा ना बढ़ा सके। तो रूढ़िवादियों ने राजतंत्र को कायम कर दिया। तो उस समय क्या हुआ? रूढ़िवादी सेंसरशिप का नियम बनाने लगे। सेंसरशिप का नियम है क्या? सेंसरशिप के नियम के अनुसार जो भी व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता था, जो भी व्यक्ति समानता की बात करता था, चाहे वो प्रेस हो, अखबार में हो, किसी कविता में हो या कोई दार्शनिक हो, सेंसरशिप के नियम के द्वारा उन सब पर पाबंदी लगाई गई। यानी प्रेस की आज़ादी को रूढ़िवादियों ने समाप्त कर दिया। तो जो उदारवादी क्रांतिकारी था, उदारवाद राष्ट्रवाद था, जो उसने सबसे पहला प्रयास क्या किया कि प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए। यदि प्रेस की आज़ादी ना होगी तो राजतंत्र से राष्ट्र निर्माण का जो दौर है, जो रास्ता है, वो बंद हो जाएगा। इसलिए उदारवादी के बाद कौन पैदा हुए? क्रांतिकारी पैदा हुए, जब रूढ़िवाद अपनी चरम सीमा पर था।
क्रांतिकारियों को दबाया गया। तब बहुत सारे संगठन थे, उनको भूमिगत कर दिया गया। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने एक समूह बना लिए, संगठन बना लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। क्रांतिकारियों का मानना था कि क्रांति के द्वारा ही हम यूरोप में हम अपने देश को स्वतंत्र करा सकते हैं, यहाँ राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। एक ऐसा ही एक क्रांतिकारी हुआ जूसेप्पे मैत्सनी। जूसेप्पे मैत्सनी क्या था? उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। यह इटली का रहने वाला था, कार्बोनरी संगठन का सदस्य था। क्रांतिकारी के रूप में इसका बहिष्कार किया गया, इसको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। तो इसने 2 संगठनों का निर्माण किया। किन संगठनों का? मार्सेई में यंग इटली नामक संगठन का निर्माण किया, बर्न में यंग यूरोप नामक संगठन का निर्माण किया। इसके संगठन में फ्रांस, पोलैंड, इटली, जर्मनी आदि देशों के एक समान विचार रखने वाले युवा सम्मिलित हुए। मैत्सनी क्या कहता था कि जो शासन है वो प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रकृति कैसी है? हमारी स्वतंत्र है। हमारा शासन भी कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो मैटरनिक था, जिसने रूढ़िवादी जो वियना कांग्रेस थी 1815 में हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी, उसने क्या कहा इसको कि यह रूढ़िवादियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसके बाद अनेक क्रांतियां हुई। 1830 से 1848 तक का जो युग है उसको हम क्रांतियों का युग ही मानते हैं। इस क्रांतियों के युग में सबसे प्रथम विद्रोह हुआ जुलाई 1830 में फ्रांस में। इस विद्रोह में क्या हुआ? राजतंत्र की समाप्ति हो गई और संवैधानिक राजतंत्र शुरू हो गया। संवैधानिक राजतंत्र में ब्रूबो वंश को समाप्त करके लुई फिलिप को वहां पर बिठाया गया। लुई फिलिप को बिठाया गया, राजतंत्र को समाप्त किया गया और प्रजातंत्र को शुरू किया गया। वहां पर मैटरनिक एक टिप्पणी देते हैं। क्या टिप्पणी देते हैं? कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुकी है और आगे भी आने की संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, लर्न कर लेना कि मैटरनिक की टिप्पणी क्या है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। उसके बाद एक घटना घटती है, यूनान का स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध 1821 में होता है। यूनान ओटोमन साम्राज्य का एक पार्ट था। यूनान ने अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया। अनेक कवियों ने, अनेक दार्शनिकों ने यूनान की जो संस्कृति थी उसकी बहुत प्रशंसा की है। यूनान एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया। वहाँ पर अनेक क्रांतियाँ हुई। अंत में 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि के बाद यूनान स्वतंत्र हो गया। यूनान को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं रूमानी कल्पना या राष्ट्रीय भावना, या फिर हम कहेंगे कि संस्कृति का योगदान राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्रवाद की भावना के निर्माण में सिर्फ युद्ध या अपने क्षेत्र का विस्तार ने ही सहयोग नहीं दिया। रूमानी कल्पना यानी संस्कृति ने भी बहुत सहयोग दिया। संस्कृति का मतलब क्या है? चाहे वो कविताओं के माध्यम से, चाहे लोकगीतों के माध्यम से, चाहे हमारी पुरानी संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। जैसे अगर हम कोई भी अपना देशभक्ति गीत सुन लेते हैं तो हमारे अंदर एक जोश उत्पन्न होता है, हम अपने देश के प्रति हमारा प्यार उत्पन्न होता है, तो वो क्या होती है? राष्ट्रवाद की भावना होती है। रूमानी जो दार्शनिक थे उनका क्या कहना था कि यदि हमारी संस्कृति खड़ी होगी, यदि हमारे समाज के बीच में प्रेम होगा,
यदि लोग एक दूसरे के पास आएंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे, शांति होगी, तब राष्ट्र का निर्माण स्वयं हो जाएगा। यानी यदि एक सामूहिक पहचान होगी, हम सबकी एक संस्कृति यानी एक पहचान होगी, हम सबका एक झंडा होगा, दार्शनिकों के माध्यम से, कवियों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, यानी भावनाओं के माध्यम से। रूमानी कल्पना किस पर आधारित थी? भावनाओं पर आधारित थी कि भावनाओं के माध्यम से लोग एक दूसरे के पास आएंगे, तब किसका निर्माण होगा? राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण होगा। तो हम देखते हैं कि सिर्फ युद्ध और अपने क्षेत्र के विस्तार से राष्ट्र निर्माण की भावना का विकास नहीं हुआ, बल्कि संस्कृति ने भी इसमें बहुत योगदान दिया। यदि एक साझी भाषा सबकी होगी, यदि हम एक भाषा से सारा देश उस भाषा को जानता होगा, अपने आप लोग पास आएंगे, अपने आप राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि क्रांतियां किस प्रकार हुई फ्रांस में या यूरोपीय महाद्वीप में, और क्रांतियां कैसे होती हैं, और इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।